Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, exercise number 9.4 में we have done questions up to question number 14. Question number 15, sorry. Question number 15 तक हमने कर लिया है and question number 16 से हमको आगे बढ़ना है. Basically, what we are doing, we are finding the solutions of differential equations. ठीक है, दो तरह के solutions होते हैं. One is general equation, one is general solution, and the other is particular solution. Up to question number 14, we did direct questions based on finding the solutions of differential equation. From question number 15 onwards, we are doing indirect questions. That means differential equation directly given नहीं है, differential equation शब्दों के अंदर given है, शब्दों के अंदर छुपी हुई है, या यूं कहूं शब्दों से हमको differential equation बनानी है, फ्रेम करनी है और फिर उसका सोल्यूशन निकालना है. अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जनरल सोल्यूशन निकालना है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से डिफरेंशियल इक्वेशन बनवाएगा तो फिर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देगा, और जनरल नहीं, फिर वो पर्टिकुलर सोल्यूशन ही आपसे फाइंड आउट करवाएगा. तो मैं यूं कह सकता हूं कि 15 के बाद भी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं सारे वर्ड प्रॉब्लम से, तो सबके अंदर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. 15 हमने कल कर लिया था, 16 रीड आउट करते हैं. For the differential equation xy into dy by dx equal to x plus 2 into y plus 2, ये एक differential equation है. Find the solution curve passing through the point 1, 1. तो इसका solution curve चाहिए. That means ये जो differential equation है ये भी किसी curve की है, ये भी differential equation कोई ना कोई curve की है. जैसे मान लो ये curve है, इस curve की differential equation ये है, तो इसी curve की जो general equation होगी y equals to fx की फॉर्म में, वो आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए ये भी दे रखा है कि ये जो कर्व है किसी 1 कॉमा -1 वाले पॉइंट से पास थ्रू होता है. ठीक है ना. तो क्या कर दूंगा, जैसे इसकी जनरल इक्वेशन आएगी उसमें ये वाली पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करवा दूंगा और उससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा. चलो देखते हैं. जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स. ईजी लग रहा है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. कुछ अगर डिफिकल्ट लगेगा तो उसको फिर अलग शीट पे करेंगे. क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं. क्वेश्चन है एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2. दिस इज अवर क्वेश्चन. तो कर देते हैं सेपरेट वेरिएबल, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें तो डायरेक्टली गिवन हो गई, मतलब फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे ही दे दिया कि एक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है. तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड चल रहा है. तो वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो y वाले सारे वेरिएबल LHS में, x वाले सारे वेरिएबल RHS में. तो ये y प्लस 2 उसके नीचे आ जाएगा, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy में से y इधर रहेगा, x उधर चला जाएगा. ठीक है. तो ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, y के नीचे y प्लस 2 आ जाएगा बेसिकली. चाहे तो y डिवाइडेड बाय y प्लस 2, y डिवाइड बाय y प्लस 2 इंटू डी वाई रह जाएगा यहाँ पे, और उधर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 तो है ही ऊपर, x जो है उसके नीचे आ जाएगा. तो इट विल बी x प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, y प्लस 2 x प्लस 2. ठीक है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सारे वेरिएबल सेपरेट हो गए इधर उधर, अब इंटीग्रेट करेंगे. तो दोनों का प्रोसेस देखो थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा. आप अगर ध्यान से देखें तो y डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एक इस समय एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्या है ये, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. इम्प्रॉपर है, प्रॉपर क्यों, क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाले डिग्री सेम है, डिग्री 1 डिग्री 1. तो इसको एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले. और प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय व्हाट, डिनोमिनेटर. इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं. जैसे कि सपोज करो y डिवाइडेड बाय y 1 आ गया, 1 इंटू वाई वाई प्लस 2, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा -2. तो देखो क्वेश्चन तो आया 1, रिमाइंडर आया -2, और डिवीजन क्या था y प्लस 2. तो इस तरीके से मैंने इस इंटीग्रेंड को इस तरीके से चेंज कर दिया. एक तरीका ये है ना. दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, तो करते करते कुछ चीजें हम मतलब करते करते ही हम कुछ चीजें कर देते हैं. इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं या क्या. देखो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. मैंने देखा कि नीचे y प्लस 2 है, मैंने देखा नीचे y प्लस 2 है,
तो क्यों ना मैं इस ऊपर वाले y के आगे +2 और -2 लगा, +2 और -2 लगा दूं और इनटू फिर dy कर दो। ठीक है, देखो y+2 एक जगह, -2 एक जगह। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो y+2 डिवाइडेड बाय y+2 1 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, y+2 इंटू dy। ठीक है, और अभी हमने लॉन्ग डिवीजन से किया था तो भी यही आया था, क्वोशंट 1 आया था, रिमाइंडर -2 आया था, डिवीजर y+2 था। ये तो कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हमारे पास। x डिवाइडेड बाई x इज 1 और 2/x को 2/x से लिख देंगे into dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो y1 का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू y हो जाएगा y, और -2 सपोज करो मैं बाहर ले लेता हूँ, y+2 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा log ऑफ y+2। चलते हैं वहां पे, 1 का इंटीग्रल अगेन क्या हो जाएगा वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, 2 बाहर ले लेता हूँ और 1/x पे क्या हो जाएगा log मॉडुलस h। सारे इंटीग्रल सॉल्व हो चुके हैं तो +c लगा दो, सारे इंटीग्रल सॉल्व हो गए तो +c लगा दो। ठीक है, चलो अब वैसे तो आपको लॉग लॉग को एक साइड लेके जाना, सारे काम करने ही है, बट उससे पहले मैं काम करता हूँ, मैं ये जनरल सॉल्यूशन है इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, वो कहाँ से पास करता है पॉइंट, 1,1 से वो पॉइंट पास करता है। तो मैं इसमें x और y की वैल्यू 1,1 पुट अप कर रहा हूँ, और उसके बाद जो आंसर आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद फिर मैं चीजों को उधर उधर लेके जाके सॉल्व कर दूंगा, या पहले भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट पुट अप करना है, पुटिंग x, y इक्वल टू पॉइंट क्या है 1,-1, 1,-1 in the general solution we get let's see, देखो y -2, तो y की वैल्यू तो है -1, तो -1, फिर आगे है -2 था, -2 log y+2 था, -2 log y+2, -2 log y+2, y की जगह -1, -1 + 2 इक्वल टू, उधर क्या था x+2 log x, और x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 1। ठीक है, तो 1 + x+2 log x, इट मीन्स 2 log x की जगह 1 + 3। इसको सॉल्व करते ही सी एलिमिनेट, मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सॉल्व कर दो, -1 -2 log, what is -1 + 2, it is log 1 इक्वल टू 1 + 2 2 log 1। हाँ देखो, अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 + 3, -1 -2, इधर भी log 1 की वैल्यू हो गई 0, उधर आ जाओ 1, 2 × 0 0 + 3, इधर आ जाओ -1 -2 × 0 0 +0 लगा दो चाहे से, या -0 लगा दो, जैसे भी है, -2 × 0 0 इक्वल टू 1 + c। तो देखो भाई -1 की वैल्यू आ गई 1 + c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी व्हाट, 1 उधर जाएगा तो -2। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इसको मैं मेरे जनरल सॉल्यूशन में पुटअप कर दूंगा तो मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। पुटिंग c इक्वल्स टू -2, पुटिंग c इक्वल टू -2 in the general solution to get the particular solution, in the general solution to find what particular solution। तो देखो क्या है वहां पे जनरल सॉल्यूशन, एक बार फिर से देखते हैं, y -2 log y+2, y -2 log y+2 इक्वल टू x+2 log x+2 log x, और +c था, तो +c की जगह मैंने c की वैल्यू -2 पुट अप करी, इट बिकम्स -2। अब आप चीजों को इधर उधर जाके थोड़ा सा अरेंज कर दो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, x को तो इधर बुलाता हूँ, y उधर ऑलरेडी है, x को भी इधर बुलाया, -x हो गया, और ये -2 को भी इधर बुलाया, +2 हो गया, और log वाली सारी टर्म्स उधर लेके जा रहा हूँ, तो उधर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 log x, 2 log x को क्या लिख सकते हो log ऑफ x², एंड x² इज पॉजिटिव, तो फिर आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, और -2 log y+2 भी इधर आ जाएगा, तो +2 log y+2 हो जाएगा, एंड अगेन जैसे ये 2 इस पे पावर बन गया, वैसे 2 इस पे भी पावर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा log ऑफ y+2 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आगे चलते हैं, हम लॉग को सॉल्व कर लो, y - x+2 इक्वल टू log, what is log a plus log b, everyone knows it is x², a into b हो जाएगा, log of a into b, x² into y+2
2 का होल स्क्वायर। आइदर यू कैन राइट लाइक दिस, और नहीं तो दोनों का होल स्क्वायर हो रहा है तो आप एक कॉमन स्क्वायर भी लगा सकते हो, log x इंटू वाई प्लस 2 का का ऐसे कॉमन स्क्वायर भी लगा, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, ठीक है। सॉल्यूशन कर्व है, मतलब ये जनरल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी कर्व की, ये हमने जनरल इक्वेशन y एज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में निकाल दी, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर। देखना मनीष क्या आंसर है, यही है क्या? 9.4। 9.4 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16, ये रहा। सही है भाई, सही है। देखो y माइनस एक्स प्लस टू, y माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। इसने स्क्वायर अलग अलग रखा है, आप चाहो तो होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, दोनों में कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। मैंने इसमें इस फॉर्म में आंसर रख दिया, y माइनस एक्स प्लस टू। चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा। मनीष कोई डाउट यहाँ तक इस क्वेश्चन में? मतलब नो सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने? 16, 17 देखो, 17 को पकड़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, एक कर्व की इक्वेशन बतानी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। चलो ये इन्फॉर्मेशन तो लास्ट में रीड आउट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली कब काम आएगी? जब हम जनरल से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, कर्व पे कोई भी पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है और उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं हल्का सा बना के बता दूंगा। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, उस टेंजेंट का स्लोप एंड देन उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, क्या कह रहा है बेसिकली? क्या कह रहा है कि सपोज करो एक कर्व है, एक कर्व पे मान लो कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, लेट अस से कि ये एक्स कॉमा वाई है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, लेट अस से इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन गया, मान लो इस पॉइंट पे मेरी रफ्तार और थोड़ा सा घुमावदार बना देता, लो एक्स कोमा वाई, लेट अस से इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन गया। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, जैसे ये बन गया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये माना जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो स्लोप बनेगा, मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है, इसके स्लोप का इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई तो है भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं क्या? एक्स कॉमा वाई है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा। और इस टेंजेंट का स्लोप, लेटस से मैं इसका स्लोप एम मान लेता हूँ, तो एम इंटू वाई इक्वल टू किसके बराबर है? इसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो बेसिकली ये एम इंटू वाई इक्वल टू एक्स एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, जहां से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब सब जानते हैं, बताओ कर्व पे अगर कोई टेंजेंट बन रहा है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? बोलो, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होती है एम की वैल्यू? बोलो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीखा है ना, क्या होता है ये? इट इज dy बाय डी होता है। बोलो, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है? बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स इट इज dy बाय डी, यही होता है। बोलो, तो बेसिकली dy बाय डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स, ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन छुपी हुई है, वर्ड शब्दों के बीच में छुपी हुई है, वहां से बाहर निकाल के अपने को लेके आनी है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बोलो मनीष, समझ में आया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी।
dy बाई डी यस एक्स सर। इंटू वाई इक्वल टू एक्स। चलो एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज याद रखना कि वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी आएंगी तो वर्ड प्रॉब्लम्स में से अगर डायरेक्टली नहीं दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, छुपी हुई है इसके बीच में, तो फिर जब बना लोगे तो वो बड़ी आसान सी बनेगी, मतलब उसका सॉल्यूशन बड़ा आसान होगा। इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ना बहुत आसान होगा। और अगर डायरेक्टली गिवन होगी तो फिर सॉल्यूशन मुश्किल होगा, मतलब फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर अपने को बनानी है शब्दों के बीच में से तो फिर वो इजी बनेगी। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल कहीं एक जगह शिफ्ट हो जाएगा, या तो आप बना लो और अगर डायरेक्ट देगा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किल देगा। ओके, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय y कोऑर्डिनेट यानी y, क्योंकि पॉइंट एक्स वाई खुद ही कह रहा है वो, इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट है। चलो तो इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं अपन। ये तो है हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमको उसी कर्व की क्या पूछी है, इक्वेशन पूछी है। इक्वेशन पूछी है दैट मीन्स जनरल इक्वेशन पूछी है, y एज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में। चलो तो y को इधर ही रहने दो, dx को उधर पहुंचा दो, तो इट विल बी लाइक y इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। वेरी इजी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, what we will get y square by 2 equal to x square by 2, और कुछ भी नहीं है तो प्लस 3। ओके, अब ये हमारी जनरल इक्वेशन तो बन चुकी है भाई। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन तो बन चुकी है। अगला काम क्या करना है अपने को, इसके अंदर पॉइंट पुट अप करके इसको पर्टिकुलर इक्वेशन बनाना है। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि वो जो कर्व है वो एक पॉइंट से भी पास कर रहा था 0,-2, तो जस्ट पुट 0,-2 यानी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। इस पॉइंट को यहाँ पे पुट अप करो टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो वाई की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स यानी कि 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 हो जाएगा, 0 बाई 2 0 हो जाएगा, प्लस सी। तो सी की वैल्यू 2 आ गई, और सी की वैल्यू जो 2 आई है उसको यहाँ पे पुट अप कर दो। ठीक है, सो इट विल बिकम व्हाट, वाई स्क्वायर बाई 2 है, एज इट इज छोड़ दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एज इट इज छोड़ दो, प्लस सी था, और सी की वैल्यू कल तक नहीं थी आज है, आज ही है, सी की वैल्यू 2 है। तो कल तक ये जो इक्वेशन थी मेरी वो सी सहित थी, अब मैंने उसको सी रहित बना दिया, सी को एलिमिनेट कर दिया। बेसिकली बात करें तो 2 को डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कराओगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, सबको इधर लेके आना चाहो या सबको उधर लेके जाना चाहो, मतलब एक साइड रखना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल आंसर। ठीक है, कैसा है वो करो आप बता सकते हो शायद देखकर। चलो छोड़ो, एनीवे क्या हमको क्या मतलब, सर्किल की तरह है वैसे अगर आप देखना चाहो। चलो देखो आंसर, आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, देख लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। और हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसी इक्वेशन से, देखो इसी इक्वेशन से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर वाली में एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एनसीईआरटी आंसर मैच करने की जो हमारी दौड़ रहती है वो अपन पूरी कर रही है करीब करीब सारे क्वेश्चन में। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4, अगर यहाँ छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक इस क्वेश्चन में, वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो बेटा। नो सर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ ए कर्व, अगेन थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन ही दिख रहा है। एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2,1। देखो ये इसको तो लास्ट के लिए छोड़ दो भैया, आप वेट करो। आप जो ये कर्व है इस पॉइंट से पास करता है, ये तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले बाकी सब पढ़ो। एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ ए कर्व, लेट अस से पहले की तरह ये है कर्व, ये है मान लो एक्स कॉमा वाई, और ये है कर्व। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट पे पहले मैं टेंजेंट तो बना दूं, ये बन गई मेरी इस पॉइंट पे टेंजेंट। ठीक है,
ठीक है, इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, लेट अस से इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट m है, m लिख दिया मैंने यहाँ पे, मतलब इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, m। आगे बढ़ते हैं, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये दुगनी है, ये लो भाई दुगना कर दिया मैंने, ट्वाइस ऑफ, किसकी दुगनी है, स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, अरे एक दूसरी कोई लाइन सेगमेंट है उसके स्लोप की दुगनी है, तो दूसरी जो लाइन सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, एक बार के लिए मैं लिख लेता हूँ, जो दूसरी जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप m1 मान लेता हूँ, तो ये तो है इस टेंजेंट का स्लोप, ये m है इस टेंजेंट का स्लोप, और ये m1 है दूसरी कोई लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, और आपको दे रखा है कि जो इस टेंजेंट का स्लोप है वो कोई दूसरी एक लाइन सेगमेंट है उसके टेंजेंट के उसके स्लोप के, मतलब उस लाइन सेगमेंट के स्लोप का दुगना है। तो यहाँ तक तो ये बात पता चली है, वो दूसरी लाइन सेगमेंट कहाँ है उसका पता करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट जो है वो ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, अच्छा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को x, y को किससे, टू द पॉइंट -4, अच्छा अच्छा, -4, पता नहीं कहाँ पॉइंट है, लेटेस्ट से कहाँ है, कहीं भी लगा दो, कहाँ लगाओगे, ये लो यहाँ लगा दिया, मेरी मर्जी, कहीं भी लगा दो, -4, इस पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ज्वाइन करती है ऐसी कोई एक लाइन है, ये लाइन है ऐसी, मान लो इतनी सी बना दो या आगे और एक्सटेंड कर दो, ऐसी कोई लाइन, इस लाइन का जो स्लोप है वो है m1, इस लाइन का जो स्लोप है वो है m1, और उसके स्लोप का दुगना है इस टेंजेंट का स्लोप। तो बेसिकली अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, ये जो कोई थर्ड लाइन बता दी, कोई अलग ही लाइन बता दी, ठीक है, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं और उसका दुगना कर दूं तो मुझे मेरी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और टेंजेंट के स्लोप को भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रखा dy/dx रख सकते हो, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। एक बार फ्रेम हो गई, सॉल्व कर दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है -2, 1, ये कर्व कहीं इस पॉइंट से पास होता है, यानी ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये भी कहीं कर्व पे है इस तरीके से, तो फिर कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, तो उसमें ये वाला पॉइंट पुट अप करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ आया? यस सर। ठीक है, अब देखो हमारे टेंजेंट का स्लोप लिख दिया मैंने dy/dx इक्वल टू 2 इंटू, अब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से पास हो रही हो, तो हमने 11th में सीखा था स्लोप निकालने का तरीका, अगर कोई भी लाइन x1, y1 और x2, y2 नामक पॉइंट से पास करती है, ठीक है, दो पॉइंट्स अगर गिवन है, तो यू कैन फाइंड आउट द स्लोप बाय ए फॉर्मूला विच इज y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। याद है, बोलो याद है? यस y2 सर। - y1। तो अभी वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, अभी वो दो पॉइंट हैं, एक तो x, y और एक है -4, -3, तो y2 - y1 करो, दैट मीन्स y -3, तो वो बन जाएगा y+3 डिवाइडेड बाय x -4, वो बन जाएगा x+4। ये लो साहब, ये लो साहब, ये देख रहे होगे आप, ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, को थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, अब थोड़ा सा क्लीन करके क्लियर लिख देता हूँ, है ना, y+dy/dx इक्वल टू 2 इंटू y+3 डिवाइडेड बाय x+4। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं एक बार क्लियर रूप में ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, dy/dx इक्वल टू, एक बार इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, 2 इंटू y+3 डिवाइडेड बाय x+4, यही थी। चलो अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। द पॉइंट इज दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली नहीं मिलती, हमको बनानी पड़ रही। चलो तो y+3 को वेरिएबल सेपरेट करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, y+3 को ले आओ यहाँ पे और dx को ले जाओ वहां पे, इजी। चलो तो कर देते हैं, ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय y+3, इस 2 को चाहे से यहाँ रख लो या वहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं रख लो चलो, तो 2 और इसके ये dx जो है x+4 के ऊपर आ जाएगा, तो dx डिवाइडेड बाय x+4, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो dy डिवाइडेड बाय y+3 का इंटीग्रल हो जाएगा log मॉडुलस y+3 इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू dx डिवाइड बाय x+4 का इंटीग्रल हो जाएगा log मॉडुलस x+4। सारे इंटीग्रेशन खत्म हो चुके हैं, तो +c लगाना चाहिए, बट बिकॉज हर चीज लॉग में है तो मैं +c ना लगा के log c लगाऊंगा, है ना, ठीक है।
स्पेशली जब LHS लॉग में हो तो लॉग से लॉग काटने के लिए RHS में भी सब कुछ लॉग में होना चाहिए। यूं याद रखो, जब सारी टर्म्स लॉग में दिखाई देती तो C को भी फिर लॉग में रखेंगे। तो पहले मैं RHS वाले लॉग्स को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर एंटी लॉग लेके दोनों साइड के लॉग को खत्म कर दूंगा। लॉग y प्लस 3 इक्वल टू वॉट, देखो 2 जो है इधर चला जाएगा तो इट विल बी वॉट, लॉग ऑफ x प्लस 4 का मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ ये 2 की पावर यहाँ पे चली गई, समझ में आ गया होगा। प्लस लॉग सी, ठीक है। चलिए अब लगाइए लॉग a प्लस लॉग b की प्रॉपर्टी, तो लॉग y प्लस 3 इक्वल टू लॉग a इंटू बी। लॉग a इंटू बी मीन्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। तो फाइनली लॉग से लॉग कट गया, यूं मान लो, या एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी। तो साहब ये आपकी जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है, बट बिकॉज इन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 1। तो लेट अस से अगर वो कोई कर्व था तो वो एक पॉइंट से पास कर रहा था, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या पॉइंट था, -2, 1। तो वो -2, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को इसमें पुटअप कर देंगे, उससे सी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम, देखो तो y प्लस 3, सॉरी उसको पुट करूंगा ना मैं, किसको, पॉइंट है -2, 1, तो x की वैल्यू -2 व्हेन y की वैल्यू 1। इसको पुट करेंगे उस इक्वेशन में, तो व्हाट वी विल गेट y प्लस 3। क्या था वो, y प्लस 3। तो y की जगह पुट करूंगा मैं 1, तो इट विल बी 1 प्लस 3 इक्वल टू, फिर क्या था RHS में x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुटअप करूंगा मैं, -2। तो -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर और इंटू है सी, याद रखना इंटू है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्व करो, 1 प्लस 3 4, -2 प्लस 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाती है 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसको अब वापस उसी इक्वेशन में पुटअप कर दो, जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में क्या थी, y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी। इसमें वापस पुटअप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी था, तो इंटू सी की जगह 1 पुटअप किया तो आंसर यही आ जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिचुएशन, या गिवन सिचुएशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या यूं कहूं वो जो कर्व थी जिसकी अपन बात कर रहे थे उसकी जनरल इक्वेशन आ चुकी है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फ्रेम करी, उससे ही जनरल इक्वेशन आ चुकी है। चलो आंसर मैच कर लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18th। आंसर इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 3, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 3। यू कैन सी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप देख पाएंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 3, और हमारा भी यही आ रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 3 इधर लिखा हुआ है, उसमें इधर लिखा हुआ है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। The volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after 3 seconds. देखो हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक कॉन्सेप्ट आया था रेट ऑफ चेंज, वो शायद ओमिट हो गया था क्या इस बार, नहीं ओमिट नहीं होता, आया था रेट ऑफ चेंज, ठीक है। उस रेट ऑफ चेंज का ही वापस तड़का है यहाँ पर, उसी का तड़का है वापस, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज में डेरिवेटिव्स यूज हुए थे, हमने देखा था रेट ऑफ चेंज क्या है, डेरिवेटिव ही रेट ऑफ चेंज है, या यूं कहूं रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव ही है, ठीक है, ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो उससे हम उन डेरिवेटिव्स का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर अपन कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी उनसे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन में फिर कुछ वैल्यूज रख के कुछ रिक्वायर्ड क्वांटिटीज जो भी पूछे, जैसे रेडियस पूछिए, वो हम निकालेंगे,
ठीक है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करेंगे, उससे जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन में फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज पुटअप करके जो भी उन्होंने चीज रिक्वायर्ड क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी पुटअप करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी हम निकालेंगे। लेट्स सी। तो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अगर मैं कहूं y चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू x, तो उसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं, dy बाय dx कहते हैं ना। y चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ऐसे कह सकता हूं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इस चीज को हम क्या कहते हैं, dy बाय dx। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर का वॉल्यूम है, तो पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फेरिकल बैलून है, उसका वॉल्यूम जो है इन्फ्लेटेड का मतलब है उसमें हवा भरी जा रही है, इन्फ्लेट किया जा रहा है, फुलाया जा रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली उसमें हवा डालेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, फिक्स रेट से ये बढ़ रहा है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड्स इट इज 6 यूनिट्स। शुरुआत में सपोज करो वो बैलून जो जब हमने उठाया तब उसकी रेडियस थी 3 यूनिट्स, ठीक है, और 3 सेकंड के बाद उसकी रेडियस हो गई 6 यूनिट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हेल्प करेगी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने के लिए, ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकंड्स, तो कोई टी नंबर ऑफ सेकंड्स के बाद उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। टी नंबर ऑफ सेकंड्स में पूछ रहा है तो ऑब्वियसली रेडियस भी टी की फॉर्म में ही आएगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनिए, आपको कह रहा है कि वो जो चेंज हो रही है, जो वॉल्यूम बढ़ रही है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है ऐसा आपने को नहीं गिवन। वॉल्यूम रेडियस के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, वॉल्यूम डायमीटर के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। सपोज करो ये कहता है वॉल्यूम जो है रेडियस के हिसाब से ऐसे बढ़ रही है, रेडियस चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ऐसा कुछ कह देता है ना, या अकॉर्डिंग टू रेडियस ऐसे कह देता, तो मैं क्या कह देता, dv बाय dr कह देता। मैं इसको कैसे फ्रेम कर देता इस स्टेटमेंट को भी, वॉल्यूम बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बट आपको उस चैप्टर में बताया था जब आपको रेस्पेक्ट ही ना गिवन हो कि किस रेस्पेक्ट में चीज बढ़ रही है, तो हम हमेशा क्या मानते हैं, टाइम को रेस्पेक्ट मान लेते हैं, t4 टाइम, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, टाइम को रेस्पेक्ट मान लेते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, पहले स्टेटमेंट को जब मैं फ्रेम करूंगा, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, तो यानी कि ये हो गया dv बाय dt, मतलब समझना इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। dv बाई dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो रेट क्या है, वो रेट है कांस्टेंट रेट। क्या कह रहा है वो रेट है कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट मतलब ये k के बराबर है, ये k के बराबर है। फिर से सुनो, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो रेट ऑफ चेंज क्या है, वो कांस्टेंट है। कह रहा है वो रेट ऑफ चेंज कौन सा, अगर वो दे देता है कि वो रेट ऑफ चेंज है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वो 5 या 3 में यहाँ लगा देता, बट वो के कुछ के सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट्स लिखा हुआ है, तो के यूनिट क्यूब पर सेकंड की वो मान लो रेट है, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैंने उसको क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है मुझे, स्फीयर का वॉल्यूम होता है क्या, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है मेरा, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल और केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला पुटअप किया है ना। अब सुनिए, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल, पहले 2 वेरिएबल थे वॉल्यूम एंड टाइम, अब वॉल्यूम को फिर मैंने चेंज कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, तो वॉल्यूम चेंजेस टू रेडियस, वॉल्यूम वाला वेरिएबल रेडियस वाले वेरिएबल में चेंज हो गया। तो अब 2 वेरिएबल कौन कौन से, रेडियस और टाइम, और के जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर और टी को 2 वेरिएबल्स मानेंगे, यानी कि जब हम वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो एक जगह आर रख दो, एक जगह टी रख दो, ये हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो कैसे करें सर इसको, देखो
आप इस चीज का डेरिवेटिव निकालो, इस चीज का डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालना सबको आता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है पूरा हमने। 4/3 तो कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 4/3 पाई को तो कांस्टेंट ऐसे कह सकता हूँ, 4/3 पाई कांस्टेंट है। और फिर अब क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, अब बच चुका है d/dt ऑफ आर क्यूब, ये बचा है अंदर, d/dt ऑफ आर क्यूब इक्वल टू के। अब सुनिए, मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूं एक बार के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बहुत इजी चीज है, अगर फ्लैशबैक में चले गए तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, बट आपने बहुत पहले सीखी है चीज, बहुत पहले का मतलब 3-4 महीने हो गए, टर्म 1 में आई थी, तो भूल ना गए, उससे बता रहा हूँ। देखो, आप इसको r को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर t को विद रेस्पेक्ट टू t करते, जैसे आर क्यूब की जगह t क्यूब होता, तब आप इसका डिफरेंशिएशन सीधे लिख देते 3t²। बट ये तो r क्यूब है और डिफरेंशिएशन चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू t, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 4/3 पाई एज इट इज, ये तो कांस्टेंट था ही। पहले आप आर क्यूब को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू r, तो वो क्या हो जाएगा 3r²। क्या कहा मैंने? आर क्यूब को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट, मतलब ऐसे किया है मैंने, देखो चेन रूल यूज किया है मैंने। क्या किया है? d/dr ऑफ आर क्यूब इंटू dr/dt इंटू dr/dt इक्वल टू के। देखो dr से dr अगर मैं काट दूं तो ये वही एक्सप्रेशन बन जाता है, d/dt ऑफ आर क्यूब, d/dt ऑफ आर क्यूब वही एक्सप्रेशन बन जाता है। बट मैं r को विद रेस्पेक्ट टू t डायरेक्टली नहीं कर सकता, मैंने r को विद रेस्पेक्ट टू r किया, पहले r को विद रेस्पेक्ट टू r किया, और फिर r को विद रेस्पेक्ट टू t किया। ठीक है ना? चलो अब तो समझ में आई गया होगा। 4/3 पाई d/dr ऑफ आर क्यूब, तो अब तो सोल्व हो ही जाएगा, 3r² इंटू, लेकिन फिर आगे क्या निकल के आया? dr/dt इक्वल टू व्हाट? के। इक्वल टू व्हाट? के। चलते हैं आगे, अब क्या होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4/3 पाई, अब देखो 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बचा? 4πr², 4πr² इंटू dr/dt इंटू dr/dt इक्वल टू के। अब सुनिए, अब आप वेरिएबल सेपरेट करिए। अब क्या करिए? आप वेरिएबल सेपरेट करिए। तो वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं मैं, इसके आगे यहां पे लिख रहा हूं, देखो क्या करूंगा, dt को तो वहां ले जाओ, dt को वहां ले जाओ, और चाहो तो ये 4π को भी वहां ले जाओ। सारे कॉन्स्टेंट्स एक काम करते हैं, हम वहां रख देते हैं ना, dt को भी वहां ले जाओ, 4π को भी वहां ले जाओ, यहाँ पे केवल r² और dr रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा? r² dr, तो LHS में dt वहां जाएगा ही जाएगा, वहां पे 4π को भी भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो ऑलरेडी था, के तो वहां पे ऑलरेडी था, या फिर 4π को यहीं रहने दे एक बार के लिए, एक काम करो 4π को एक बार के लिए यहीं रहने दो, केवल dt को वहां भेज दो आपको। तो ये हो जाएगा 4πr² इंटू dr, और वहां पे केवल और केवल dt चला गया, तो k dt। चलो भाई, डिफरेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो 4πr² को तो dr लिखा हुआ है, r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और k को dt लिखा हुआ है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में यानी t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो इसको इंटीग्रेट कर दो भैया, 4π तो कांस्टेंट है ही सही, r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? r³ डिवाइडेड बाय 3, r³ डिवाइडेड बाय 3। उधर आ जाओ, k का इंटीग्रेशन, अब k सुनो, k कांस्टेंट है, तो k का इंटीग्रेशन k²/2 मत कर देना भाई, k कांस्टेंट है, t के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो k तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो k dt का इंटीग्रेशन kt हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से क्या मिला मुझे? यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मैं लिख सकता हूँ r³ की वैल्यू, r³ की वैल्यू 3 उधर चला गया, 3kt डिवाइडेड बाय 4π, ये आ गई मेरी r³ की वैल्यू। अब ये जनरल सॉल्यूशन है, अभी ये भी सॉल्यूशन है एक तरीके का, बट ये जनरल सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारी, अच्छा सुनो एक चीज और, प्लस सी तो लगाया ही नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ कवर हो गया था? यहाँ पे, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस सी भी आएगा, तो फिर तो 3 इधर जाएगा। अगले पेज पे करता हूँ, रुको मैं एक बार, कहाँ कहाँ तक कर लिया अपन ने? 4π r³/3, 4π इंटू r³/3 इक्वल टू kt प्लस सी, kt प्लस सी। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? r³ की वैल्यू हो जाएगी 3/4
4 पाई 3/4 पाई इंटू के टी प्लस सी। ठीक है, अब सी से तो ये 3/4 पाई को मल्टीप्लाई करा के वापस एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट बना देंगे अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि सी को अपन यहाँ पे लिखे ही ना, पहले मल्टीप्लाई करा के फिर लास्ट में लिखे सी, ये काम भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले लिख दिया है तो अपन एक काम कर सकते हैं, आर क्यूब इक्वल्स टू 3/4 पाई इंटू के टी हो जाएगा 3 KT/4 पाई, और फिर 3/4 पाई इंटू सी करेंगे तो हो जाएगा 3C/4 पाई विच इज अगेन ए कांस्टेंट। तो इसको अगेन एक नया कांस्टेंट लिख सकते हो अपन, ए लिख देता हूँ इसकी जगह ए। ठीक है, वेयर ए की वैल्यू क्या है 3C/4 पाई। ठीक है, तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स मौजूद हैं, इसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स मौजूद हैं। वैसे देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक हुआ करते थे, अब दो हैं, क्योंकि ये ए तो निकल के आता ही था इंटीग्रेशन से, लेकिन एक शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है के नाम का, तो के नाम का शुरुआत से है, ए नाम का ये, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। ऑब्वियसली जनरल सॉल्यूशन में दो वेरिएबल्स होते ही, जैसे पहले एक्स और वाई होते थे, याद करो, अभी कौन कौन है, आर और टी है मेरे पास। ठीक है साहब, अब आगे क्या करें, अब अपन इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ताकि देखो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था तो एक ही इंफॉर्मेशन होती थी, अब ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी दो है, इनको एलिमिनेट करने के लिए। पढ़ो, इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं मैं कि इफ इनिशियली का मतलब है शुरुआत में, यानी टी की वैल्यू जहां पे 0 है, टाइम 0 है, अभी टाइम चला ही नहीं है, शुरुआत में रेडियस कितनी है 3, तो मैं कह सकता हूं शुरुआत में जब टी 0 है तब रेडियस 3 है, और जैसे ही 3 सेकंड के बाद रेडियस हो गई 6 यूनिट, तो जैसे ही T3 हुआ R6 हो गया, जब T0 है तब R3 है, जब T3 हुआ तो R6 हो गया। ठीक है, क्या लिखूंगा फिर से सुनो, इनिशियली का मतलब है टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 है तब रेडियस कितना है शुरुआत में 3 यूनिट्स, और फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस ये है कि जब टाइम 3 सेकंड के बाद की बात कर रहा है, तो जब टाइम 3 सेकंड हो चुका है तब रेडियस कितना है, तब रेडियस 6 यूनिट चुका है। तो इन दो इन्फॉर्मेशन को यूज करूंगा। चलो इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन थी आर क्यूब इक्वल टू 3KT डिवाइडेड बाई 4 पाई, 3KT डिवाइडेड बाई 4 पाई प्लस ए, प्लस 3KT डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 पाई प्लस ए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले टी की वैल्यू 0 और पहले केस को यूज करूंगा, पहला पॉइंट पुट करूंगा इसके अंदर, है ना। टी की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब, और टी की वैल्यू 0 पुटअप करते ही तो 0 हो गया, 0 प्लस है, तो यहां से ए की वैल्यू जो है 3 का क्यूब यानी कि 27 निकल के आई, 27 निकल के आई। चलो अब सेकंड वाला पॉइंट पुटअप करो इसके अंदर, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं 3KT/4 पाई, और अब सुनो, अब ये a प्लस ए नहीं लिखूंगा, कल तक ए की वैल्यू नहीं थी, आज ए की वैल्यू है, तो अब ए की जगह में 27 डालता हूं। चलो पुटअप करो, तो टी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब इक्वल टू, टी की वैल्यू 3 लगानी है तो 3K इंटू टी की वैल्यू 3 लगानी है, डिवाइडेड बाय व्हाट 4 पाई प्लस क्या 27। चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 6 का क्यूब होता है 6 6 36, 36 6 216 इक्वल टू 3 3 9 K डिवाइडेड बाय 4 पाई, 9K डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस 27। चलो 27 को वहां भेज दो, पहले ही भेज देते हैं, मान लो 27 को मैंने यहाँ भेज दिया, 216 में से 27 गया, 3 and 6 9, 10 में से 2 गया 8, 189 हो चुका है ये, मैं सीधे लिख देता हूँ उसको 189, ये 27 यहाँ से गया और ये यहाँ पे 189 हो गया। ठीक है, 9 से 21 टाइम्स। ठीक है, और के की वैल्यू क्या ही देखो, के की वैल्यू आ चुकी है ये 21 इंटू 4 पाई, यानी कि 21 इंटू 4 कितना होता है 84 पाई। ठीक है, 21 इंटू 4 पाई यानी कि के की वैल्यू आ गई 84 पाई, ए की वैल्यू 27, जो इंटीग्रेशन से मुझे कांस्टेंट मिला वो उसकी वैल्यू 27 है, और जो शुरुआत से कांस्टेंट रेट के मान के चल रहा था उसकी वैल्यू आ चुकी है 84 पाई। अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं मैं वापस इक्वेशन में पुटअप करूंगा, तो अब मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ चुका है, देखो मेरा जनरल सॉल्यूशन ये था, इसमें कल तक के और ए मिसिंग थे, अब के और ए मौजूद है। क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आर क्यूब इक्वल टू 3KT, तो के की वैल्यू है अब मेरे पास क्या है 3KT में के की वैल्यू है क्या 84 पाई, तो 3 इंटू 84 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है क्या 4 पाई, डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस ए की वैल्यू क्या आई थी मेरी 27, है ना,
प्लस 27। तो ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर देते हैं। पाई से पाई खत्म, 4 से ये 21 टाइम्स खत्म, तो ये हो जाता है आर क्यूब इक्वल टू 21 इंटू 3 63 प्लस टी, सॉरी 63 21 इंटू 3 इंटू टी है, तो 63 टी हो गया ना, 3 3 2 6 प्लस 27 हो गया, 63 टी प्लस 27 आर क्यूब की वैल्यू आ गई। तो ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। अब आप इस सॉल्यूशन में देख सकते हो केवल और केवल आर और टी मौजूद हैं। जनरल सॉल्यूशन में आर और टी के अलावा ए और के भी मौजूद थे। दो सिचुएशंस को यूज किया, पुट किया, तो वो एलिमिनेट हो गए और मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। बट उसने नहीं कहा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, उसने तो कुछ क्वांटिटी पूछी थी। क्या पूछी थी? अब आप रेडियस बताओ जब बैलून, आप रेडियस बताओ जब बैलून टी सेकेंड्स के बाद, मतलब टी सेकेंड्स के बाद उसका रेडियस क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे ये पूछना चाह रहा है वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ टी पूछ रहा है वो, वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ टी, टी सेकेंड्स के बाद रेडियस क्या हो जाएगा। अभी जो आपने निकाला है वो वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ टी तो निकाला है, तो यही आंसर है। बस ये आर क्यूब की वैल्यू है, आपको आर चाहिए, तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, तो 63 टी प्लस 27, जो 3 पावर है वो इधर आके 1/3 पावर हो जाती है। तो यही आंसर है कि टी सेकेंड्स के बाद, टी सेकेंड्स के बाद, टी कुछ भी रख देना आप यहाँ पे 3 1 2 5 जो भी वो पूछे, कुल मिला के इतने सेकेंड्स के बाद, टी सेकेंड्स के बाद जो आपका रेडियस है वो इतना हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स चेक द आंसर, लेट्स चेक इट। बिंगो 27, देखो यहाँ पे 63t प्लस 27 होल टू द पावर 1/3, 63t प्लस 27 होल टू द पावर 1/3 हमारा आंसर। 63t प्लस 27 होल टू द पावर। देखो मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा। अब उसने क्वेश्चन ये कह रखा था कि रेडियस बताओ टी सेकंड्स में, मतलब टी को टी रहने दो, टी को चेंज मत करो, और आर बताओ। तो वैसे भी मैंने टी को टी रहने दिया और आर की वैल्यू बस आर क्यूब की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन और क्या हो सकता है, टी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दे कि 10 सेकंड के बाद रेडियस कितना होगा, 20 सेकंड के बाद रेडियस कितना होगा, तो वो टी की उतनी ही वैल्यू पुटअप करके आप आर की एक न्यूमेरिक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फुली क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, रेट ऑफ चेंज के ही हैं। अगले 2-3 क्वेश्चन बेटा रेट ऑफ चेंज के ही हैं, देखते हैं। मतलब आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ टॉपिक्स थे, जिसमें एक रेट ऑफ चेंज का टॉपिक था और एक स्लोप ऑफ टेंजेंट का टॉपिक था। तो अभी पिछले कुछ क्वेश्चन तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के थे, जैसे कि 17 था, 18 था, थोड़ा बहुत ये कर्व के थे, ये करीब करीब उसी टॉपिक के थे। अब 19 से रेट ऑफ चेंज शुरू हो रहा है, तो 19 हो गया है, 20 देखो, ये 20 21 22 सारे के सारे रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, R% पर ईयर। प्रिंसिपल जो है R% की दर पे बढ़ता है, प्रिंसिपल जो है R% की दर पे बढ़ता है। ठीक है, मान ली बात। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर। आप वैल्यू ऑफ R बताओ कि कितना, R की रेट बताओ, मतलब किस रेट पर बढ़ता है। कोई R है, मतलब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए भी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है, और आपको एक सिचुएशन दे दी। क्या सिचुएशन दे दी कि 100 रुपीज जो है 10 साल में डबल हो जाते हैं, यानी 100 रुपीज 10 साल में 200 हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है, और आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि log 2 टू द बेस ई की वैल्यू आपको ये पुटअप करनी है, यानी कि सॉल्यूशन करते करते कहीं ना कहीं ये वैल्यू आने वाली है 0.69311, उसकी जगह पुटअप कर देनी है। ठीक है, चलो रीड आउट करते हैं। बढ़ कौन रहा है, प्रिंसिपल, तो क्या लिखूंगा डीपी। ठीक है, बढ़ कौन रहा है, प्रिंसिपल, और कुछ सालों में बढ़ रहा है, कुछ सालों में बढ़ रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो प्रिंसिपल जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे बढ़ रहा है, R% के हिसाब से बढ़ रहा है। और R% किसका होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगती है, ये तो 3rd 4th क्लास से अपन सीखते हुए आ रहे हैं कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगती है। तो R% ऑफ व्हाट, R% ऑफ प्रिंसिपल। ये चीज समझ में आ गई होगी, फिर से सुनो। प्रिंसिपल बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आज मेरे पास मेरे खाते में मान लो 10,000 रुपए हैं, कल को फिर बढ़ते जाएंगे, अगर मैं विड्रॉ नहीं करूंगा तो बढ़ते जाएंगे। तो प्रिंसिपल विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, किस रेट पर बढ़ रहा है भाई, इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल की जो दर है, हाँ, और उसको इनडायरेक्टली क्या कहोगे, उसको डायरेक्टली कहोगे आपका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, R% ऑफ P से निकलेगा।
तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, dp बाई dt इक्वल टू r% ऑफ p कर दिया। r% ऑफ p को भी सॉल्व कर देते हैं और बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। r% ऑफ p को सॉल्व करना है। r% ऑफ p का मतलब हो जाएगा r/100 इंटू p। ठीक है, शॉर्ट में लिखूं तो rp डिवाइडेड बाय 100। चलिए जी, अब एक काम कर देता हूं, क्या, p को ले आओ यहां इसके नीचे, t को ले जाओ वहां। ठीक है, इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट करोगे ना, तो dp के नीचे तो ले आओ p और dt को ले जाओ वहां, तो r/100 इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो देखो dp को तो विद रेस्पेक्ट टू p यानी 1/p का इंटीग्रल चाहिए आपको, जो हो जाएगा log मॉडुलस p, log मॉडुलस p। ठीक है, इक्वल टू, अब सुनो, r/100 को ऐसे मत कर देना कि सर 1/100 और r का कर दो आप r²/2, गलत हो जाएगा। वो तो तब होता जब dt की जगह dr होता, r की टर्म्स में इसको इंटीग्रेट कर रहे होते। अभी dt है तो t की टर्म्स में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट मीन्स r/100 पूरा ही कांस्टेंट है। ये एक तरीके से ऐसे है भाई, r/100 तो कांस्टेंट है और आपको केवल dt का इंटीग्रल चाहिए। dt का इंटीग्रल क्या होता है, t होता है। तो r/100 इंटू टी हो चुका है, इंटू टी हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट में लिखूं तो RT/100 और इंटीग्रल वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स पुट ए सी डाल देते हैं। चलिए, तो अब फाइनल इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट पेज पे लिख दूं एक बार, log p इक्वल्स टू RT/100 प्लस सी। ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। log p इक्वल टू RT/100 प्लस सी, ये क्या आ चुका है भाई, ये आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कौन कौन से, एक बार देख लो। देखो p और t ये दोनों तो वेरिएबल्स हैं, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कौन कौन से कांस्टेंट्स बचे, कांस्टेंट्स मेरे पास बचे r और c। तो r और c को चेंजेस कर करके मुझे कुछ आंसर लाने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन है कि 100 रुपए डबल हो जाते हैं 10 साल में, यानी आज मेरे पास 100 रुपए हैं, 10 साल के बाद वो डबल हो रहे हैं यानी 200 हो रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो मतलब आज की तारीख में, टाइम बढ़ा ही नहीं, आज रुका हुआ है, तब मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। और जैसे ही टाइम 10 साल हो जाता है, 10 ईयर्स हो जाता है, तब मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी 200। तो एक इन्फॉर्मेशन ये और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये पुटअप करो। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन पुटअप करो, तो करते हैं। t की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 100, तो इट विल बी log 100। मॉडुलस लगा हुआ 100 तो पॉजिटिव है, पता है ना, log 100। और t की वैल्यू 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है log 100, c की वैल्यू आ जाती है log 100। ठीक है जी, अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं ये वाली। तो क्या है, फिर से लिखता हूं मैं, log p। तो p की वैल्यू है अब 200, तो log 200 log 200 इक्वल टू, t की वैल्यू 10 लगानी है, तो r इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, और प्लस c की वैल्यू पहले नहीं थी लेकिन अब है मेरे पास, तो पुटअप कर दूंगा मैं। क्या है, log 100 ही तो है वो, तो 0 से 0 गया। ये log 100 को log 200 के बगल में लाना एक बार, तो log 200 माइनस log 100 हो जाएगा ये, और RHS में बचेगा मेरे पास ओनली r/10। ठीक है, log 200 माइनस log 100 को log की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर देंगे, तो a/b हो जाएगा, log a माइनस log b। 200/100 इक्वल टू व्हाट, r/10। 0 से 0, 0 से 0, तो क्या आ गया, log 2 इक्वल टू r/10। सुनो भाई, log 2 की तो वैल्यू है हमारे पास, गई थी उसमें, देखो log 2। और देखो जब भी हम बेस लगा नहीं रहे, दैट मीन्स हम हर जगह बेस ई मान रहे हैं, यहाँ पर भी ई मान रहे हैं, यहाँ पर भी ई मान रहे हैं, हर जगह हम बाई डिफॉल्ट बेस ई मान रहे हैं। नहीं लगाने का मतलब ये होता है कि नेचुरल लॉग चल रहा है और ई है, तो लगाओ या मत लगाओ, अंडरस्टूड होता है ई है। तो इसकी वैल्यू है मेरे पास, log 2 द बेस ई की वैल्यू है, क्या है, 0.6931, 0.6931। यहां सॉल्व कर देता हूं, log 2 की वैल्यू है 0.6931 इक्वल टू क्या है, r/10। तो यहाँ से r की क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो एक डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6.931 आंसर। आपसे ये तो पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, आर की वैल्यू पूछी थी आपसे। अगर ये सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन ये होती है और एक सिचुएशन ये होती है, तो आर की वैल्यू बताइए, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 6.93। यानी कि आपके पैसे रखे हुए 10 साल में डबल हो जाएंगे अगर आपको बैंक इतना इंटरेस्ट दे, 6.931%।
साल का अगर आपको इंटरेस्ट दे तो आपका पैसा 10 साल में डबल हो जाएगा। अगर ज्यादा देगा तो जल्दी डबल हो जाएगा, इससे कम देगा तो थोड़ा लेट डबल होगा। ठीक है, इतना देगा तो 10 साल में डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी आप बैंक में जाएं तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेना और इससे कंपेयर कर लेना, अच्छा इतना इंटरेस्ट है तो इतने साल में पैसा डबल होगा। 6.931 के हिसाब से 10 साल में होगा, ये फिक्स है। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं। और राउंड फिगर में उसने 6.931 नहीं लिखा है, 6.93% ही लिख दिया है, क्योंकि 2 डिजिट ही लिखते हैं, कभी करीब करीब अपन 3 डिजिट ज्यादा नहीं लिखते हैं। और लिख भी दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। चलिए, तो ये आंसर मैच कर गया है आपका 6.931। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल्स जो हैं वो भी हेल्पफुल है रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने इंटीग्रल का सहारा, एक्चुअली इंटीग्रल का सहारा नहीं लिया, इंटीग्रेशन प्रोसेस का जरूर लिया होगा, लेकिन हमने मेन सहारा लिया डिफरेंशियल इक्वेशंस का। वी आर फ्रेमिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन बैंक का ही क्वेश्चन है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%। देखो, पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था, वो पूछा गया था, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद ही ने दे दिया। फिर एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, अमाउंट 1000 पे डिपॉजिट करवा दिया मैंने। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद वो कितना हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत उसी का उल्टा क्वेश्चन है, उसमें उसने दे दिया कि 10 साल में डबल हो जाता है, यानी 100 रुपए 10 साल में 200 हो जाता है। इसमें ये पूछ रहा है कि 1000 रुपीज 10 साल में कितना होगा, डबल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही आ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने देखा था 6.93% के आसपास होती है, तब 10 साल में पैसा डबल होता है। तो 1000 का 2000 तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा। कितना कम होगा वो हमको पता लगाना है। और आपको e⁻ 0.5 की वैल्यू कुछ दे रखी है, ये वैल्यू आपको जहां पर भी कैलकुलेशन में आएगी वो पुटअप करनी है। चलो, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करते चलते हैं। प्रिंसिपल चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सेम टू सेम पहले की तरह। प्रिंसिपल चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये रेट ऑफ चेंज जैसे पिछली बार R% था, आपकी बार ये रेट ऑफ चेंज 5% है। और 5% जो है वो पर 5% जो है वो प्रिंसिपल का, तो 5/100 इंटू P, जिसको मैं लिख सकता हूँ, कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा P/20। दैट इज इट। चलो भाई, इंटीग्रेट करो, इधर उधर लेके जाओ। तो इधर उधर लेके जाते हैं, P को उधर ले आओ, DT को उधर ले जाओ, तो DT/P इक्वल टू, dt को उधर ले जाओ, dt/20। इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल। तो dp/p पहले की तरह क्या हो जाएगा, log p। और ये 1/20 इंटीग्रेशन dt है, तो जो क्या हो जाएगा, t/20 हो जाएगा, t/20। और इंटीग्रल पूरा हो चुका है, तो प्लस। एक बार मैं हमारे जनरल सॉल्यूशन बता दूं, ये आपकी जनरल सॉल्यूशन में शॉर्ट में लिख दूं। देखो, ये तो थी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर आए जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन से चलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा और क्लियर लिख लूं। log मॉडुलस t इक्वल टू, log मॉडुलस t सॉरी इक्वल टू t/20 प्लस t। अब देखिए, आप नोटिस करिए, यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके पास, केवल p और t तो वेरिएबल्स है ना। तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आपको रखना क्या है, वैल्यूज क्या क्या रखनी है वो सुनिए। अब आपको क्या रखना है, अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब समझो, 1000 मैंने डिपॉजिट किए, तो 1000 जब आपने डिपॉजिट किए तब तो t 0 रहा होगा, आपने डिपॉजिट किए हैं तो उस टाइम t 0 रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया कि आपने t 0 पे, मतलब टाइम जब 0 था तब आपने 1000 डिपॉजिट किए, तो टाइम कितना होगा, नहीं, टाइम 10 साल होगा तो p कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब इस सिचुएशन से ये सिचुएशन पूछी जा रही है, वो सिचुएशन गिवन है, ये सिचुएशन पूछी जा रही है। तो जो गिवन है वो तो पुटअप करो। अब आप देखो, एक ही सिचुएशन गिवन है, पिछले क्वेश्चन में 2 सिचुएशन गिवन थी, अभी एक ही सिचुएशन गिवन है, तो कोई बात नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एक ही है जिसको हटाना है। ठीक है, तो इसको जैसे ही पुटअप करोगे तो आपको सी की वैल्यू आ जाएगी। ये आप अभी समझ भी पाए होंगे, पिछली बार भी पुटअप करते ही सी की वैल्यू आ गई थी। तो लॉग पी की जगह रख दिया मैंने 1000 पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। टी की वैल्यू 0, तो ये 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग 1000। ठीक है, अब इस लॉग सी की वैल्यू लॉग 1000 को मैंने जनरल सॉल्यूशन में पुटअप किया, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला लॉग पी इक्वल टू t/20 प्लस सी की वैल्यू log 1000। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, log को log के पास लेके जाते हैं,
तो log p माइनस log 1000 इक्वल टू क्या आया, t डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से ये हो जाता है log ऑफ p डिवाइडेड बाय 1000, log of p divided by 1000 equal to what, t divided by 20। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे मैं एंटी लॉग बोथ साइड्स लूंगा तो यहाँ से log हट जाएगा, p डिवाइडेड बाय 1000 ही रह जाएगा ये तो, लेकिन वहां पे जो भी चीज है वो e के ऊपर चली जाएगी, तो e की पावर हो जाएगी t डिवाइडेड बाय 20। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज योर पर्टिकुलर। अभी नेक्स्ट पेज पे क्लियर और लिख देता हूँ, ये चीज समझ में आ गई होपफुली, कि जैसे ही अपन दो साइड लॉग होता है तो दोनों साइड कट जाता है, बट एक साइड से अगर लॉग काटते हैं तो दूसरी साइड क्या होता है, दूसरी साइड जितनी भी चीजें वो e की पावर में चले जाते हैं। ठीक है, ये सब क्यों होता है, ये हमने डेरिवेटिव चैप्टर्स में पूरा लॉगरिथम का सिस्टम सीखा था, वहां पे देखा है, तो वहां पे देख लेना आपको अगर कोई दिक्कत हो समझने में, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं तो आपको भी अगर दिक्कत हो कि सर ये ऐसा क्यों होता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, तो मैं आपको वो पर्टिकुलर वही वाली वीडियो, एग्जैक्ट वही वाली वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा और एग्जैक्ट टाइम भी बता दूंगा भाई, इस वीडियो में इस टाइम पे आप ये देख लो, जिससे आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें, आता है तो ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, e की पावर है ये t डिवाइडेड बाई 20। नेक्स्ट पेज पे मैं और क्लियर लिख देता हूँ, p डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू e की पावर t डिवाइडेड बाई 20। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि t जब 10 होगा, मतलब 10 साल के बाद प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में t की वैल्यू 10 पुट अप कर दो, खत्म करो कहानी। तो p डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू t की वैल्यू 10 पुट अप करनी है, तो e डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड e की पावर 10 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट गया तो e की पावर 1/2, और e की पावर 1/2 को लिख सकता हूँ e की पावर 0.5, और e की पावर 0.5 की वैल्यू है, कहाँ है, ये रही, e की पावर 0.5 की वैल्यू है 1.648, 1.648। ठीक है, तो ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 1 पॉइंट क्या है 648, 1.648। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p, इट इज 1.648 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज रुपीज 1648 रुपए होंगे आपके 10 साल में। देखो डबल नहीं हुए ना, डबल नहीं हुए, 1648 रुपए मिलेंगे अगर आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक मोटा मोटा अंदाजा मिल गया कि जो बैंक 5% साल का इंटरेस्ट देती है, ठीक है, उसमें अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट कराया तो 10 साल के बाद आपको 1648 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, और 6 पॉइंट जो समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थी ऊपर वाले से, उसमें डबल हो जाएंगे, उसमें 1000 के 2000 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 1648 रुपए मिलेंगे आपको 10 साल के बाद। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार, ₹1648, you can see, can you see, 1 second, ₹1648, 21st का आंसर, और हमारा भी ये है ₹1648। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है क्या, सेकंड लास्ट है, पर वो लास्ट वाला तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस ही है और ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 22 ही है मेन, जो भी है। इन ए कल्चर, अब ये भी एक तरीके से वो बैंक में जैसे पैसे बढ़ते हैं उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ता है, सेल्स बढ़ते हैं, ये सब बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन उससे रिलेट कर सकते हो आप। कोई एक कल्चर है, कोई कल्चर मतलब कोई बॉडी मान लो, कोई बॉडी मान लो जिसके अंदर बैक्टीरिया काउंट शुरुआत में 1 लाख है, 1 लाख नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उसमें, और ये बढ़ते जा रहे हैं, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। हर 2 घंटे में ये पिछले के 10% बढ़ जाते हैं, यानी अभी इनिशियल अगर टी की वैल्यू 0 आवर्स मान लें तो बैक्टीरिया है 1 लाख, और टी की वैल्यू जैसे ही 2 आवर्स मानेंगे तो पिछले से 10% बढ़ा देना है, यानी 1 लाख का 10% 10,000, यानी 1,10,000 हो जाएंगे वो अगले 2 घंटों में। तो ये जो शुरुआत की इंफॉर्मेशन है ये तो स्ट्रेट अवे मेरे को पता चल रहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने के लिए ही है, यहां से लेके यहां तक। अब आगे सुनो, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो 1 लाख के 2 लाख कब हो जाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे, 1 लाख के 2 लाख कब हो जाएंगे, टाइम बताना है आपको, कितने घंटे बताना है, मतलब कितने घंटे में हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, अब रेट ऑफ ग्रोथ जो मेन चीज है सबसे आखिरी में दे रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है ऑफ बैक्टीरिया है वो प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के, प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के, ध्यान से सुनना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की प्रोपोर्शनल है, लेट अस से कि अगर मैंने कह दिया x इज प्रोपोर्शनल टू y, दैट मींस y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, y घट रहा है तो x भी घट रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है ये पता नहीं है अपने को, तो अपन x इज प्रोपोर्शनल टू y को बचपन में सीखा था कि प्रोपोर्शनलिटी कैसे चेंज करते हैं, इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू y लिख सकते हैं। ठीक है, फ्लैशबैक में जाइए थोड़ा सा, है ना, अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y हमको गिवन है
तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए, प्रोपोर्शनल साइन को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कोई भी एक कांस्टेंट k इंटू वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू k इंटू वाई। तो ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ जो है, अब रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, वो क्या है, उसी के जो अभी नंबर प्रेजेंट है उसी नंबर के वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें एक आध स्टेप लिख के बता देता हूं। मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में जो नंबर प्रेजेंट है मेरे पास, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में तो जो शुरुआत में मेरे पास अमाउंट प्रेजेंट था उसको मैंने प्रिंसिपल के दिया था, प्रिंसिपल के दिया था। उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कह दिया था, जो अमाउंट प्रेजेंट था उसको वॉल्यूम के दिया था। लेकिन इस समय बैक्टीरिया काउंट मेरे पास कितना मौजूद है उसके लिए कोई नंबर नहीं है, तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट लिख दो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट बी एक्स। अब बैक्टीरिया काउंट को एक्स मान लिया, जरूरी नहीं एक्स मानो, बैक्टीरिया काउंट को काउंट से सी भी मान सकते हो, बैक्टीरिया से बी भी मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट बी एक्स। अब ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ, तो ग्रो कौन हो रहा है, बैक्टीरिया काउंट ही तो ग्रो हो रहा है, तो डी एक्स। और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बैक्टीरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो बदल रहा है वो रेट ऑफ ग्रोथ प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है अभी जो नंबर प्रेजेंट है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो अभी कितना प्रेजेंट है, एक्स ही तो प्रेजेंट है, अभी एक्स ही तो प्रेजेंट है, तो वो खुद ही के प्रोपोर्शनल है, खुद को देखता है वो, उस हिसाब से बढ़ता है, फिर आगे चलता है, फिर देखता है अब मैं इतना हो चुका हूं, फिर उसके हिसाब से बढ़ता है, तो खुद ही के वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या था, dx by dt इक्वल टू, और dx by dt इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन व्हेन चेंजेस टू इक्वालिटी, तो जो RHS में वो एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k इंटू एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो भाई बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से फिर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फिर कुछ वैल्यूज पुट अप करके कुछ भी वैल्यूज का आपको आंसर देना है। तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, एक्स के नीचे एक्स लाइए, dt को वहां भेजिए, तो इट विल बी dx by x और k के आगे dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो dx by x क्या हो जाएगा, log x, log मॉडुलस x, और यहाँ पे k का इंटीग्रेशन k स्क्वायर बाय 2 नहीं करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो ये एक तरीके से k तो कांस्टेंट है और आप केवल dt यानी 1 का इंटीग्रल कर रहे हो, 1 इंटू dt है वो, तो k और 1 का इंटीग्रल t होता है, तो kt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो पुट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऑल्सो। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नीचे लिख दूं एक बार सुनो, log मॉडुलस x इक्वल टू k t प्लस c। तो जनरल सॉल्यूशन से साहब पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ गए, जनरल सॉल्यूशन, ये सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रेम करके हम जनरल सॉल्यूशन पे आ गए। अब जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, देखो क्या थी, पहले ही सुनो, कि जब बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है, शुरुआत में 1 लाख है, यानी टी की वैल्यू 0 है, तब x की वैल्यू 1 लाख, x क्या है, बैक्टीरिया काउंट, तो x कितना है, 1 लाख है जब शुरुआत में, इनिशियली है ना, इनिशियली यानी जब t 0 है। तो पहली चीज तो ये आ गई कि व्हेन t इज 0, व्हेन t इज 0 तब बैक्टीरिया काउंट यानी x कितना है उस टाइम, x है 1 लाख 4 5, एक इन्फॉर्मेशन ये है। चलो इन्फॉर्मेशन है तो पुट कर ही दो ना, एंड टू एंड पुट अप करो। चलो तो ये क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू तो 1 लाख है, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव है मॉडुलस मत लगाओ, t की वैल्यू 0, तो k इंटू 0 0 0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, log 1 लाख, log 1 लाख, c की वैल्यू आई है, c इक्वल टू है ना, तो ये जो c की वैल्यू आई है इसको मैं जनरल सॉल्यूशन में पुट अप करके निकालने वाला हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको आप जनरल सॉल्यूशन में पुट अप करके निकालने वाले पर्टिकुलर सॉल्यूशन, निकाल लो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, log x इक्वल टू क्या था, kt प्लस c, तो kt एज इट इज और c की जगह यही log 1 लाख 3 4 5, log को log के पास ले जाके सॉल्व करूंगा तो इट विल बी log मॉडुलस x माइनस log 1 लाख 2 3 4 5 इक्वल टू k इंटू टी। तो log a माइनस log b सब जानते हैं, log a बाई बी x डिवाइडेड बाई 1 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल टू के टी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। बिल्कुल 90 से 95% तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सारा है, प्रोसेस भी वैसा ही है सारा ना। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से तो लॉग हट जाएगा 2 3 4 5, और वहां पे जो RHS है वो किसके ऊपर आ जाएगा,
वो ई की पावर 1 के ऊपर ई की पावर 1 के आ जाएगा। सी एलिमिनेट हो चुका था हमारा। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है और एक टी है, के तो अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी वैल्यू भी तो एक बार ही पुटअप करी है ना आपने, वैल्यू एक बार ही पुटअप करी तो एक ही वेरिएबल एलिमिनेट हुआ है। चलो दूसरी वैल्यू पुटअप करते हैं। दूसरा क्या कह रहा था कि ये 2 घंटे में, सुनो ध्यान से, 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है। तो जब टी की वैल्यू 2 आवर्स हो जाएगी तो जो बैक्टीरिया काउंट है वो पिछले से 10% बढ़ गया, तो 1 लाख का 10% बढ़ गया, यानी 1,10,000 हो गया। तो सेकेंड सिचुएशन इज कि व्हेन टी इक्वल टू 2, when t equal to 2 आवर्स, 2 लिख दो सिंपली, तब बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाता है, 10% बढ़ जाता है। यानी 1 लाख तो पहले ही था, 1 2 3 4 5 प्लस 10% 1 लाख का और बढ़ गया, 10/100 इंटू 1 लाख और बढ़ गया ये, तो ये हो जाएगा 10,000। तो 1 लाख और 10,000 यानी 1,10,000 हो जाएगा। तो t की वैल्यू 2 यानी कि दैट इज t की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 1,10,000। इसको पुटअप करो अगेन उस पर्टिकुलर, वो पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आया अभी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो क्या होता है, एक भी वेरिएबल नहीं बचता है उसमें। अभी तक हमने केवल और केवल c को एलिमिनेट किया है, अभी भी एक वेरिएबल कह रहा हूँ, एक भी कांस्टेंट नहीं बचता है। एक कांस्टेंट अभी बच रहा है, देखो दिख रहा हो तो भाई, x और t ही वेरिएबल्स थे, k कांस्टेंट अभी बच रहा है। इसको एलिमिनेट करने के लिए वापस ये वैल्यू पुटअप करने वाला हूँ मैं नीचे। क्या, t की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1,10,000। तो x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख है, और इक्वल टू क्या है, e की पावर kt, और k की वैल्यू, t की वैल्यू 2 पुटअप कर रहे हो, t की वैल्यू 2 पुटअप करते ही ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2k, e की पावर 2k, e की पावर 2k। तो देखो एक बार आप वापस आपको लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि ये जैसे लॉग लेने से ये e की पावर बन गई, तो अब k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू चाहिए तो वापस पावर उतारनी भी तो पड़ेगी, समझ रहे होंगे शायद। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 10 को मैं लिख सकता हूँ 1.1 इक्वल टू ई की पावर 2k। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहले एंटी लॉग लिया था, अब लॉग लो, तो लॉग 1.1 हो जाएगा ये, और उधर 2k रह जाएगा। भाई अभी अगर इस सिचुएशन में वापस मैं एंटी लॉग ले लूँ तो ये चीज बन सकती है ना, तो एंटी लॉग ले सकते हो तो लॉग भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए तो उस पावर को नीचे उतारना पड़ेगा, उतर गई नीचे। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग 1.1 डिवाइडेड बाय 2। इस k की वैल्यू को वापस पुटअप कर दीजिए, तो फाइनली जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। आधा अधूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला था पहले, तो अब पूरा मिल जाएगा। नहीं इसमें नहीं, ऊपर जो जितना पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी मेरे पास आ चुका था उसमें और पुटअप करो। कौन सा वाला, इसमें x डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू e की पावर kt, इसके अंदर पुटअप करो। तो x डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू ई की पावर kt। तो ई की पावर k क्या है, k ये है, k क्या है, log 1.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो ये हो चुका है मेरा, ये फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन है मेरा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 2 लाख कब होगी, है ना, यानी कि व्हेन इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप बैक्टीरिया काउंट यानी x 2 लाख पुटअप करो और पता लगाओ कि वो कब होगी। ठीक है, देखो वापस से आपको लॉग लगाना पड़ेगा। तो हमने शुरुआत में एंटी लॉग ही गलत ले लिया, अभी मैं एक बार कर दूं, चलो ले लिया है तो फिर एक बार थोड़ा सा और शॉर्ट में और थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका भी बता दूंगा। तो आपको क्या चाहिए, 2 लाख, बैक्टीरिया काउंट 2 लाख कब होगा ये चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 लाख पुटअप कर दी। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि एक्स 2 लाख कब होगा, मतलब टी क्या रखूं तब जाके एक्स 2 लाख, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, 2 लाख पुटअप कर दिया और इक्वल टू ई की पावर टी आपको चाहिए, टी आपको चाहिए तो आप एज इट इज रख दो ऊपर वाला, log 1.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। चलो ये कट गया, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 की वैल्यू आ गई e टू द पावर log 1.1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log 2 की वैल्यू आ गई क्या, log 2 की वैल्यू आ गई, ये पावर नीचे आ जाएगी, तो log 1.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। गलत लग रहा है,
लेट्स सी, चलो देखता हूँ। हाँ, लोग एक साइड लेके जाए, चलो देखते हैं एक बार। 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 log 2 इक्वल टू log 1.1 को भी एक बार के लिए मैं फिर log एक साथ सॉल्व करेंगे अपन, तो 11/10 लिख देता हूँ इंटू टी। ठीक है, 2 इधर पावर में आ जाएगा तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ। इसके लिए क्या अलग से स्टेप लिखूं, log 4 हो गया है ना, log 4 इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। log 11/10 को इधर ले आओ तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स log 4 डिवाइडेड बाय log 11/10। हाँ यही, फिर तो यही आंसर होगा, log 4 डिवाइडेड बाय log 11/10। दिस इज योर फाइनल आंसर। log 4 को आप ज्यादा से ज्यादा 2 log 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। मैं इसको माइनस, आप भी कर सकते हो गलती, देखो मैं भी करने वाला था, मैं इसको इधर जाके माइनस करने वाला था, log 4 माइनस ऐसे करके, और फिर मैं क्या करने वाला था, log a माइनस log b यानी 4 को इससे डिवाइड करने वाला था। लेकिन ये तो डिवाइड होगा, ये तो पूरा का पूरा log ही डिवाइड होगा, पूरा का पूरा log ही डिवाइड होगा, तो log a डिवाइडेड बाई log b में ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। log a माइनस log b होता है तब a और b डिवाइड होते हैं, लेकिन log a डिवाइडेड बाय log b हो तब ये a और b डिवाइड नहीं होते हैं, फिर ये कुछ भी नहीं होते हैं, फिर ये ऐसे ही रहते हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। आंसर हो गया ये आपका। चलो मैच कर लो एक बार, फिर थोड़ा सा शॉर्ट और देख लेता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप इसमें, कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट तो काफी इजी था। तो भाई आंसर तो मैच कर गया हमारा, वही है कि 2 log 2 लिखा है उसको, यानी हमने भी इधर जो log 4 लिखा उसको 2 log 2 कर दो वापस, जैसा उन्होंने किया वैसे ही कर दो, 2 log 2, तो ये इधर भी और की जगह 2 log 2, तो ये आंसर तो आपका मैच हो गया। लेकिन इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ, हमसे एक थोड़ी सी गलती हो गई कि हमारे पूरे कांस्टेंट्स अभी रिमूव ही नहीं हुए थे, एक ही कांस्टेंट रिमूव हुआ था। देखो कहाँ पे ये तो आ गया था मेरा जनरल सॉल्यूशन, कहाँ आया था, ये आ गया था मेरा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया था log मॉडुलस x इक्वल्स टू kt प्लस सी। तो फिर जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन पुटअप करी, तो ये इन्फॉर्मेशन पुटअप करने से केवल सी की वैल्यू आई, तो ये मैंने पुटअप कर दी इसके अंदर। तो ये जब मैंने इसमें पुटअप करी तो नीचे आया ये वाली चीज। तो इधर आके मैंने इस सिचुएशन में आके मैंने क्या करा, मैंने इसमें एंटी लॉग ले लिया, जबकि आप एंटी लॉग मत लो, आप इसी को मानो और इसी में अभी दूसरी सिचुएशन, आप एंटी लॉग कब लोगे पता है, आप एंटी लॉग तब लोगे जब दोनों आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हो। अभी तो बेटा केवल सी एलिमिनेट हुआ है ना, ये के तो बाकी है ना, तो के जब तक एलिमिनेट नहीं होता है तब तक आप एंटी लॉग मत लो, तब तक आप अगली सिचुएशन की वैल्यूज पुटअप करो। भाई एक सिचुएशन की तो पुटअप करिए, अब अगली सिचुएशन की करो तो सही, और के को एलिमिनेट तो करो, फिर आंसर आए फिर लो एंटी लॉग। तो देखो मैं इसके बाद से करके बताता हूँ आपको, ये काम ना करें हम, एक क्रॉस लगा देता हूँ, ये काम ना करें, log x बाई 1 लाख डिवाइड इक्वल टू के टी, और उसके बाद फिर ये जो वैल्यू है t की वैल्यू 2 और x की वैल्यू जो 1,10,000 है वो इसमें ना पुटअप करके इसी में पुटअप कर दो विथआउट टेकिंग एंटी लॉग। तो क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू 1,10,000 है, इधर सॉल्व कर देता हूँ, कहाँ गया x की वैल्यू 1,10,000, ये वाली लिख करो। देखो x की वैल्यू 1,10,000, तो ये 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख सीधे लिख दूं मैं 11/10, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अरे फिर इसी में पुटअप कर रहा हूँ, ऊपर वाले में पुटअप करो, ऊपर वाले में विदाउट टेकिंग एंटी लॉग, यानी इसमें पुटअप करो इसमें। तो log x डिवाइडेड बाय 1,10,000 यानी log 11/10, log 11/10 इक्वल टू के टी, और t की वैल्यू क्या है वहां पे, x की वैल्यू 1,10,000 कब है, जब t की वैल्यू 2 है, तो के टी की जगह के टी की वैल्यू 2 रखते ये 2k हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1/2 log 11/10। अब ये k की वैल्यू आप इसमें अगेन पुटअप करो टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिर आ जाए फिर लो एंटी लॉग, फिर लो एंटी लॉग। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log x बाई 1 लाख है ना, log x बाई 1 लाख एज इट इज लिख देता हूं मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके, log x बाई 1 लाख इक्वल टू
के की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या है 1/2 log 11/10 और इनटू फिर टी भी करना है, इनटू टी। तो 1/2 से ही टी मल्टीप्लाई करा दो, तो मैं सीधे 1/2 को t/2 लिख देता हूँ, टी भी मल्टीप्लाई हो गया तो ठीक है। अब ये आपका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आप चाहो तो इस पोजीशन पर आकर एंटी लॉग ले लो, बट मैं तो कहता हूँ लेते ही क्यों हो। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर पूछे, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे तब तो आप एंटी लॉग लो, लेकिन आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछा है, अभी और इसमें से दो वेरिएबल्स हैं एक्स और टी, अभी और एक्स और टी में से कुछ पुट करवा के दूसरा निकलवा रहा है। तो जब आपको वैल्यू निकालनी है तो आप एंटी लॉग लोगे तो एक ही पावर में चली जाएगी, तो वहां से सॉल्व करना आपके लिए उल्टा मुश्किल होगा। अभी आप इसी पोजीशन पे एक्स और टी में से जो भी दे रखा है पुट करके एक को पुटअप करके दूसरे की वैल्यू निकालो। जैसे उसने कहा भाई एक्स 2 लाख कब होगा, तो एक्स की वैल्यू 2 लाख और टी की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स की वैल्यू 2 लाख रखी तो log 2 हो गया, ये 2 लाख बटे 1 लाख, और टी की वैल्यू चाहिए अब आपको, तो t/2 log 11/10। तो यहाँ से टी को उधर, ये 2 को उधर पहुंचा दो तो ये 2 log 2, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी log 11/10 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। यही आंसर हमारा आ रहा है। तो कैसे भी कर लो यही आंसर है, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर एक बार फिर से मैच करा देता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी से बच्चों सा ही क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन चाहिए आपको, यानी कि आपको सी को एलिमिनेट नहीं करना है। क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, देखो देखो देखो, dy/dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई टोटल पावर में, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं मैं तो ये बन जाता है dy/dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई को मैं एक्सपैंड करूं तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। अब क्या है, करो वेरिएबल सेपरेट, तो e टू द पावर x तो उधर ही रहने दो, dx को उधर पहुंचा दो, e टू द पावर y को उधर ले आओ, तो वेरिएबल सेपरेशन आ गया मैं dy डिवाइडेड बाई e टू द पावर y और dx इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो dy डिवाइडेड बाई e टू द पावर y, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log मॉडुलस e टू द पावर y, log मॉडुलस e टू द पावर y, और इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x ही होता है प्लस c। सही किया क्या, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, e टू द पावर y नीचे, हाँ सही है, ठीक है। तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। फिर तो इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन, e टू द पावर y नीचे आएगा, e टू द पावर x ऊपर जाएगा। अरे चेंजेस देखो, गलती क्या कर दी हमने, इसका इंटीग्रल गलत कर दिया, इसका इंटीग्रल गलत कर दिया, इसका इंटीग्रल ऐसे नहीं होगा ना, बस यही मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी में। देखो इसका इंटीग्रल कैसे होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हो, अल्जेब्रिक का नहीं कर रहे हो। अगर ये कोई अल्जेब्रिक चीज होती, जैसे x होती तो log x होता, y होती तो log y होता, z होता तो log z होता, जो भी होता, बट ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका कुछ अलग है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रल वही e टू द पावर माइनस वाई होगा, ना कि log e टू द पावर वाई। e टू द पावर माइनस वाई ही इसका इंटीग्रल होगा, बट माइनस वाई का भी डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 होता है, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा -1 से। तो -1 से डिवाइड कराऊंगा तो ये ओवरऑल ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ न्यूमरेटर में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको और क्या कर सकते हो, e टू द पावर x को यहाँ ले आओ, कांस्टेंट को वहीं रहने दो, e टू द पावर x जब यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाता है, माइनस कॉमन लेने के बाद e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। ये माइनस साइन अगर मैं इधर राइट साइड शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी का हो जाता है -c। सो दिस शुड बी द आंसर। नहीं तो एक चीज और सुनो, -c को अगेन आप c लिख सकते हो या a लिख सकते हो या c1 लिख सकते हो।
तो ऐसा ही कुछ आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं, जिसमें e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई, ये तो एलएचएस में होगा, और आरएचएस में कांस्टेंट होगा, जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट माइनस सी हो, वो सिंपली सी भी हो सकता है या माइनस सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है कि थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऐसा तो फिर ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई, ये देखो ऑप्शन नंबर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई, और फिर इक्वल टू c आ रहा है, और हमारा माइनस c आ रहा है, तो वो तो मैंने आपको बताया माइनस c एंड c में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, माइनस सी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, माइनस सी को अगेन मैं वापस सी या ए लिख सकता हूँ। ठीक है, बस ये देख लो कि इससे और कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो नहीं है। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉम्बिनेशन किसी और ऑप्शन में है या नहीं है। तो इधर लिखता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर, गलत हो गया, माइनस वाई है। इधर लिखता है e टू द पावर माइनस x, गलत हो गया, e टू द पावर x है, और इधर दोनों ही माइनस लिख दिया, e टू द पावर माइनस x, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा, जिसमें x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर लेते हैं एक बार। 23rd का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यू कैन सी। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये आपका 23rd क्वेश्चन था। तो दैट इज इट बच्चों। तो हमने सॉल्यूशंस निकालना सीख लिया है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी निकालना सीख लिया है, जनरल सॉल्यूशंस भी निकालना सीख लिया है। मेथड अभी तक अपने बिल्कुल बेसिक मेथड सीखा है, जिसमें अपन वेरिएबल सेपरेट करते हैं, जिसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। प्लस प्लस उस मेथड में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में तब्दील करना सीखा और उनको सॉल्व करना भी सीखा है। बट यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म नहीं होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालना सीख लिया, लेकिन वेरिएबल सेपरेशन से सीखा है। वेरिएबल सेपरेट ही ना हो पाए, क्योंकि सारी की सारी इक्वेशंस ऐसी थोड़ी ना होती है जिसमें इजीली इसको उठा के यहाँ रख दो, उसको उठा के यहाँ रख दो। कई इक्वेशंस ऐसे होते हैं, कई इक्वेशंस होती है जिसमें उठा के यहाँ रखना बहुत भारी काम होता है, ऐसे नहीं उठा के रख सकते। ठीक है, और उन इक्वेशंस को हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि होती है होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर एक अलग टाइप की इक्वेशन, मतलब एक पर्टिकुलर केस होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिनको अपन कह देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, और इधर होमोजीनस के कैसे निकालेंगे। तो ये अपन नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। कल के क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल देन आप यहाँ तक का सारा पार्ट वीडियो से रिपीट करें, खुद से करके देखें क्वेश्चन आपसे हुए नहीं हुए, और कोई डाउट हो तो पहले पूछें, ताकि अपन अगला टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले आप पूछ लेना, डाउट्स क्लियर होंगे तो ही अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।